हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। इस लेक्चर में हम वेरिएशनल मेथड का एक एग्जांपल करेंगे। वेरिएशनल मेथड की मदद से ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम की एनर्जी को इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट मी जस्ट रिमाइंड, वेरिएशनल मेथड है क्या? वेरिएशनल मेथड एक सिंपल रिजल्ट पे, वेरिएशनल प्रिंसिपल जो है उस पर बेस्ड है कि आप कोई भी आर्बिट्री स्टेट लें तो हैमिल्टनियन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उस आर्बिट्री स्टेट में, दैट कैन नॉट बी लोअर देन दी एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी वैल्यू। ओके, तो मेथड को अप्लाई करने का जो हमने तरीका वो किया था कि ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सम एजुकेटेड गेसेस हम एक ट्रायल वेव फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, और उस ट्रायल वेव फंक्शन की में कुछ पैरामीटर्स होंगे और फिर उस ट्रायल वेव फंक्शन में वाली स्टेट में हम हैमिल्टनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे और हैमिल्टन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मिनिमम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी पैरामीटर, या पैरामीटर्स एक से ज़्यादा होंगे तो सबके रेस्पेक्ट में मिनिमाइज़ करके, और जो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी फिर उसकी एक्सपेक्टेशन की, वही आप कहेंगे दिस इज़ आवर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्योंकि ये मेथड आपको बेसिकली अपर बाउंड प्रोवाइड करता है ऑन द एस्टिमेशन। तो हाउ दिस थिंग्स वर्क्स, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। जो हीलियम है, ओके, हीलियम एटम बेसिकली ये सिस्टम है, उसका एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज प्लस जेड ही है। ओके, जेड की जगह यहाँ पे 2 है, अंदर उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, लेट बी नंबर वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स 1, ओके, एंड द अदर इलेक्ट्रॉन इज 2। वैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये लेबलिंग प्रॉपर नहीं है, बट लेट्स अवॉइड ऑल दोज कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेक्टर माना R1, सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर R2, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में सेकंड का जो पोजीशन वेक्टर है से दैट इज़ R12, दैट इज़ R2 माइनस R1। ओके, तो ये सिस्टम है केवल, इसमें बेसिकली ये 3 बॉडी सिस्टम है, न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर इस सिस्टम का हम हैमिल्टोनियन लिखें, ओके, और ये हैमिल्टोनियन लिखते हुए मैं न्यूक्लियर मोशन को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। न्यूक्लियर मोशन से मेरा सेंस क्या है? जब हमने हाइड्रोजन एटम सॉल्व किया था, पहले हमने सिंपली सॉल्व किया था, लेकिन बाद में हमने कहा था भाई न्यूक्लियस का मास होता है, तो एक्चुअली दोनों बॉडीज़ जो हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वो अपने म्यू सेंटर ऑफ मास के चारों हैं। इस समय हम उसमें नहीं है। मैंने इस सिस्टम का हैमिल्टन कैसा, न्यूक्लियस का मास टू बी न्यूक्लियस कंसिडर्ड वेरी वेरी हैवी, इन्फाइनेटली हैवी एज द इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियर मोशन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, केवल इलेक्ट्रॉन्स के लिए काइनेटिक एनर्जी टर्म आएगा -h×2m। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मास को मैंने यहाँ पे m लिखा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम है। ओके, म्यू नहीं लिखा है, मतलब m लिखा है। डेल वन स्क्वायर का मतलब क्या है? डेल बाई डेल x1, डेल बाई डेल y1, डेल बाई डेल z1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के जो कोऑर्डिनेट्स है उसके रेस्पेक्ट में डेल वन स्क्वायर डिफाइन है, डेल टू बाई डेल स्क्वायर, डेल टू बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल z1 स्क्वायर। और सिमिलरली डेल टू स्क्वायर, ये सेकंड टर्म जो है इसका रिस्पॉन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें सिमिलरली इसमें डेल टू उस तरह से डिफाइंड है, प्लस न्यूक्लियस और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेड ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, सो माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर R1। और ऐसे ही सेकंड वाले के साथ जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग टर्म ये। लेकिन एक टर्म यहाँ पे और आएगा विच इज रिटर्न ओवर हियर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन टर्म, और वो ये है, दोनों का चार्ज माइनस ई मल्टीप्लाई करके प्लस ई, और उनके बीच की डिस्टेंस R12 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओके, R2 माइनस R1 वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये इस सिस्टम का कंप्लीट हैमिल्टोनियन है। ओके, नाउ इस प्रॉब्लम को अभी के लिए हम ऐसा देखते हैं, इस पार्ट को मैं H0 लिख रहा हूँ और इस पार्ट को H'। इनिशियली मैं थोड़ा यहाँ पे पर्टर्बेशन थ्योरी के टर्म्स में इसको डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन वही आइडिया हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं पर्टर्बेशन थ्योरी से इसे सॉल्व करना चाह रहा हूँ, मैं पर्टर्बेशन थ्योरी से सॉल्व नहीं करूँगा, आई विल लीव इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट ये पार्ट जो है हैमिल्टोनियन का, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, उस वाले टर्म को छोड़ के बाकी जो हैमिल्टोनियन है, माना वो H0 और ये वाला H'। तो हीलियम एटम की जो प्रॉब्लम है वो दिस प्लस दिस है। ओके, अब अगर आप केवल ये जो H0 वाला पार्ट है, दिस H0 पार्ट, अगर आप इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने जाएं, कैन यू सॉल्व दिस? ओके, एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, H0 वाला सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है। हीलियम एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके बीच म्यूचुअल रिपल्शन टर्म ये होगा ही होगा। बट फॉर द टाइम बिंग, जस्ट एज ए मैथमेटिकल एक्सरसाइज से, आपके पास केवल ये सिस्टम है, कोई एक हैमिल्टोनियन एज ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एक हैमिल्टोनियन ऐसा दे रखा है। अच्छा, न्यूक्लियस के साथ एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा है, न्यूक्लियस के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा है, बस नथिंग मोर देन दैट, दोनों इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। तो ये H0 जो हैमिल्टोनियन है, इसका जो वेव फंक्शन है R1 R2 दोनों का फंक्शन होगा, तो इसकी जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी कुछ इस तरीके की होगी। और लेकिन ये सिस्टम एक्चुअली एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, ये हाइपोथेटिकल सिस्टम है बट दिस इज एग्जैक्टली सॉल्वेबल। कैसे इसको सॉल्व करना? बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कल कुछ स्टेप्स आउटलाइन किए हैं, बट यू कैन फॉलो देम कंप्लीट, आप इसे फॉलो कर सकते हैं।
साई R1 और R2 जो है आप यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ट्राई कीजिए. साई इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन phi1 एंड अदर phi2, such that phi1 is just a function of R1 and phi2 is just a function of R2. ओके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने पहले कई बार किया है, वो यहाँ पे इस फॉर्म में आप करें, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. होगा क्या, del 1 स्क्वायर जो है ये केवल phi1 वाले पार्ट पे एक्ट करेगा, क्योंकि del 1 का मतलब x1 y1 z1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और phi1 भी केवल r1 मतलब x1 y1 z1 का फंक्शन है, तो del 1 स्क्वायर केवल उस पर एक्ट करेगा, del 2 स्क्वायर केवल phi2 पे एक्ट करेगा. तो फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आपको यहाँ हो जाएगा. तो जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेंगे तो बेसिकली आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी इस फॉर्म की, -h×2m del 1 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ओवर r1 phi1 विच इज़ अ फंक्शन ऑफ r1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट E1. जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं आप कहते हैं बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को आप जुडिशियसली चूज़ करें तो वो E1 के बराबर दिस. और दूसरी इक्वेशन भी आपकी एग्जैक्टली ऐसी बनेगी, दिस. ये E2 जो है ये एक्चुअली E माइनस E1 के बराबर होगा. ओके, ये और ये जो दो इक्वेशंस हैं अगर आप इनको केयरफुली देखें, ये हाइड्रोजन एटम सिस्टम की इक्वेशंस हैं. हाइड्रोजन एटम की हैमिल्टन क्या होता है, काइनेटिक टर्म, और पोटेंशियल टर्म होता है न्यूक्लियस और उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स. ये एक इलेक्ट्रॉन है R1 इंस्टेंस में है, हाइड्रोजन एटम में सॉल्व कर रखा है, केवल R1 की जगह वहाँ पे उस कोऑर्डिनेट को R कह रहे थे, बट इट इज़ द सेम प्रॉब्लम. जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी एक हाइड्रोजन एटम लाइक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो भी एक हाइड्रोजन एटम लाइक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है. इसीलिए मैंने इस हाइपोथेटिकल सिस्टम की बात की. ये हाइपोथेटिकल सिस्टम है तो हाइपोथेटिकल, बट ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, ये हमें आगे हेल्प करेगा. तो ये तो phi1 और phi2 बेसिकली हमने निकाल रखे हैं. phi1 और phi2 हाइड्रोजन एटम के जो वेव फंक्शंस होते हैं, और टोटल एनर्जी जो है इस H0 के करस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी है, पहले वाले हाइड्रोजन एटम जैसे सिस्टम की जो एनर्जी है प्लस दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम जैसे सिस्टम की जो एनर्जी है, उनका सम हो जाएगा. ओके, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्वेबल है. सो फॉर दिस हाइपोथेटिकल सिस्टम, हाइपोथेटिकल क्यों कहा, क्योंकि हमने म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन टर्म को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया है. ओके, पर लेट्स सी क्या ये नेग्लेक्ट करना वो था, हो सकता है आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं. ओके, एक्चुअल हीलियम एटम में हो सकता है ये टर्म बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो और ये टर्म उतना इंपॉर्टेंट ना हो, तो हो सकता है क्या पता इसी से जो हम आंसर निकालें, इसी से जो एनर्जी का आंसर निकाल रहे हैं वही क्या पता बहुत अच्छा हो. ओके, लेट्स थिंक इट दिस वे. तो उस म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाले टर्म को अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो तब जो प्रॉब्लम बचती है वो तो एग्जैक्टली सॉल्वेबल है. ओके, थिंक ऑफ इट एज एन हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम, बट वो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम हम इस सेंस में कर रहे हैं कि क्या पता इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन टर्म का असर इतना कम हो कि उससे ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो. तो लेट्स थिंक ऑफ इट दिस वे. तो H0 जो है उसके करस्पॉन्डिंग का वेव फंक्शन आपका phi1 I1 phi2 R2 और एनर्जी E1 प्लस E2. phi1 किस प्रकार का होगा, phi ऑफ N1 L1 M1. हाइड्रोजन एटम हम सॉल्व करते हैं, 3 क्वांटम नंबर आते हैं, तो phi1 के करस्पॉन्डिंग भी 3 क्वांटम नंबर N1 L1 M1 से, और phi2 के करस्पॉन्डिंग फिर से 3 क्वांटम नंबर N2 L2 M2. ये एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शंस आपको कॉपी करने हैं. और एनर्जी वैल्यू जो है, माना E1 की बात करें, -mz स्क्वायर E⁴ ओवर 2 N1 स्क्वायर h². n की जगह N1 फर्स्ट वाले के एनर्जी लेवल उसके क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N1 से डिटरमिन होंगे, और सेकंड वाले सिस्टम के उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2 से. तो N1 इस प्रकार का, और इसे अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूनिट्स ऑफ एनर्जी में लिखें तो z स्क्वायर और N1 स्क्वायर को छोड़ के बाकी दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, यू नो दिस. तो ये तो बेसिकली ये जो हाइपोथेटिकल सिस्टम है इसको हम एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं. और इन पर्टिकुलर अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करूँ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी. मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे बनेगी, इस सिस्टम की एनर्जी दो हाइड्रोजन एटम की एनर्जीज का सम है. तो मिनिमम एनर्जी बनेगी जब ये वाला भी अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा और ये वाला भी अपने ग्राउंड स्टेट में होगा. ये सिस्टम भी अपनी मिनिमम एनर्जी पे होगा और ये मिनिमम पे होगा. तो जो एक कंपोजिट सिस्टम है, जो सिंपली वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही पता लगा, अच्छा बेसिकली दो हाइड्रोजन एटम्स को वेव फंक्शन में दो हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन का प्रोडक्ट और एनर्जी में उनका सीधे सीधे सम. तो ये सम मिनिमम तब बनेगा जब ये और ये अपनी अपनी मिनिमम वैल्यू पे होंगे. ओके, तो अब मिनिमम वैल्यू मतलब ग्राउंड स्टेट. इंडिविजुअली दोनों हाइड्रोजन एटम लाइक सिस्टम्स अपनी अगर ग्राउंड स्टेट में हैं तो टोटल वेव फंक्शन जो है, पहले हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन भी ग्राउंड स्टेट के लिए, दूसरे वाले का भी ग्राउंड स्टेट के लिए. बस ध्यान ये रखें एक में वेरिएबल R1 है, दूसरे में वेरिएबल है R2. ओके, तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन कंपोजिट सिस्टम का जो है, मैंने उसे साई G लिखा है, G फॉर द ग्राउंड स्टेट. हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन इतना होता है, ये हम पहले देख चुके हैं, √z³ ओवर पाई a⁴ e⁻⁻ZR अपॉन a0 होता है. a0 फर्स्ट बोर रेडियस है, लेकिन यहाँ r की जगह R1, ये फर्स्ट वाले का phi1 है ग्राउंड स्टेट के लिए, और ऐसी phi2 जो है ग्राउंड स्टेट के लिए वो भी सिमिलर, लेकिन R1 की जगह यहाँ R2. तो √z³ ओवर पाई
A0 क्यूब दो जगह से आया तो स्क्वायर रूट हट गया, e⁻⁻z R1 + R2/A0। तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन इस हाइपोथेटिकल सिस्टम के लिए आपके सामने ये लिखा हुआ है। यहाँ आप ये ध्यान रखें, z की जगह 2, हम हीलियम की बात कर रहे हैं तो z हमारे लिए 2 होगा। तो ये रहा हमारा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन। ओके, और एनर्जी का अगर एस्टिमेट करें, मेन चीज़ हम एनर्जी पे कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वेरिएशनल मेथड बेसिकली हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी एस्टिमेशन के लिए ही मोस्ट बेस्ट रिजल्ट उसी के लिए देता है। ओके, बाकी वेव फंक्शन के आंसर्स तो उससे आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, और हायर एक्साइटेड स्टेट्स के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट ग्राउंड स्टेट के लिए वो बेस्ट है। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालना चाहूँ तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मतलब दो हाइड्रोजन लाइक एटम्स की जो कि ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो -13.6 होती है, लेकिन यहाँ -13.6 ना लेके z की जगह आपको 2 लेके वो कैलकुलेशन करनी है। -13.6 तो आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर, एक एक जो वो अगर आप उसे हाइड्रोजन एटम की तरह अगर सोच रहे हैं तो एक एक हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पे +2 यूनिट्स चार्ज देख रहा है, तो z की वैल्यू 2 है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो पहले सिस्टम की एनर्जी ये वाला टर्म -2 का स्क्वायर इंटू 13.6 और n1 ग्राउंड स्टेट के लिए n1 की वैल्यू 1 तो दिस, और इंटू 2 दूसरे सिस्टम की एनर्जी भी इतनी, E1 प्लस E1 की वैल्यू भी इतनी और E2 की वैल्यू भी इतनी। तो बेसिकली ये बना -13.6 इंटू 2 का फैक्टर स्क्वायर 4 इंटू 2 8, -13.6 इंटू 8, और अगर आप वो मल्टीप्लाई करें तो -108.8। ये जो हाइपोथेटिकल सिस्टम है ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल है। इसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ये रहा और इसकी एनर्जी इतनी रही। अब हीलियम की जो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, एक्सपेरिमेंट्स या बाकी मेथड से उसको कंफर्म कर रखा है, वो होती है -78.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। ओके, ऑलमोस्ट 25% के आसपास का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हाइपोथेटिकल सिस्टम जो है ये हीलियम एटम का मॉडल तो नहीं हो सकता है। ओके, ये टर्म आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये टर्म नेगलेक्ट करने का आइडिया अभी तक ये समझा हमने, अच्छा, क्योंकि तब ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्वेबल हो रही थी, पर एग्जैक्टली सॉल्वेबल हो तो रही थी, पर ये सिस्टम हीलियम एटम का मॉडल नहीं हो सकता है। तो मतलब इस टर्म को आपको कंसिडर करना ही करना पड़ेगा। हीलियम एटम के लिए पूरा हैमिल्टोनियन ये लेना पड़ेगा। बट ये चीज़, अब यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। आपको इस हैमिल्टोनियन के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है, वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू माना दोनों, पर अगेन हम केवल एनर्जी आइगन वैल्यू पे कंसंट्रेट करेंगे, वो भी ग्राउंड स्टेट के लिए। ये पूरे के लिए H0 + H'। एक तरीका यहाँ आगे बढ़ने का हो सकता है पर्टर्बेशन थ्योरी। आपने ये सिस्टम सॉल्व कर दिया है, एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम, और इसको अगर आप एक पर्टर्बेशन की तरह ट्रीट करें H0 + H'। ओके, हमने यहाँ पे पर्टर्बेशन से इसे सॉल्व नहीं करना है, बट यू कैन डू इट एज वेल। ओके, मैं स्टेप्स इंडिकेट कर देता हूँ। पर्टर्बेशन थ्योरी से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सिस्टम का पार्ट एग्जैक्टली सॉल्वेबल, और E²/R12 वाला जो टर्म है उसको अगर आप पर्टर्बेशन की तरह ट्रीट करें तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी में आप एनर्जी का करेक्शन कैसे निकालते हैं? H' पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन E²/R12, वो जो कि हो गया E²/mod of R1 - R2 वेक्टर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होता है H'(NN) नॉर्मली the expectation of the perturbation Hamiltonian in the nth unperturbed state। यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट का करेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन ये रहा। H0 प्रॉब्लम के लिए एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ये रहा, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। इसमें H' इस पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप कंप्यूट कर दीजिए। ओके, साई जी जो है ये इसका स्टार लो, H' ये रहा। ये दिस इंटीग्रल इज नॉट दैट ईजी टू डू। ओके, इट रिक्वायर्स अ फ्यू ट्रिक्स, बट यू कैन डू इट। ओके, आप सोर्सेज से देख सकते हैं, बुक्स में आपको मिल जाएगा। यू कैन डू दिस। अगर मैं पर्टर्बेशन थ्योरी के दायरे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता तो मैं इस प्रॉब्ली से ऐसे सॉल्व करता, वो म्यूचुअल जो रिपल्शन टर्म है उसको नेग्लेक्ट करते हुए वो सिस्टम एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, और फिर उस रिपल्शन टर्म को हम एक पर्टर्बेशन की तरह ट्रीट करें तो हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल सकते हैं, और तब टोटल एनर्जी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लस पर्टर्बेशन। ओके, तो फिर आपका आंसर आप देख सकते हैं कितना सही आ रहा है। बट यहाँ पे वेरिएशनल मेथड से हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। वेरिएशनल मेथड के लिए भी ये सारे स्टेप्स जरूरी थे, लेकिन वेरिएशनल मेथड में हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम का हैमिल्टोनियन दिस प्लस दिस प्लस दिस है। वेरिएशनल मेथड में आइडिया ये है, अच्छा हमने बिना इसके तो इस सिस्टम को सॉल्व कर दिया। ओके, इसको आप अपना ट्रायल वेव फंक्शन मान लीजिए कि ये वेव फंक्शन हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है। ये हमारा एग्जैक्ट वेव फंक्शन नहीं है ग्राउंड स्टेट का, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दैट कि ये हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है। लेकिन ट्रायल वेव फंक्शन में हम z की जगह z' रख देंगे। z की जगह z' रखने का मतलब ये है, बेसिकली अगर आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सोचें, हीलियम में आपको पता भी है
न्यूक्लियस अगर आप क्लासिकल पिक्चर में सोचें, अच्छा न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और न्यूक्लियस के चारों ओर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, दोनों को आप बेटर है आप सोचें अलग अलग डिस्टेंस पे घूम रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकली वैसे भी डिस्टेंस जिस पे वो रहते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, ओके, वो तो 0 टू इन्फिनिटी इन प्रिंसिपल कुछ भी हो सकती है। माना आप इस तरह से सोचें हीलियम एटम को, तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने चार्ज को देख रहा है उसको दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शीट। बेटर आप इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में सोचें। न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस का पूरा +2e चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो नज़र नहीं आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उस चार्ज को कुछ हद तक शील्ड कर देगा। तो यही आइडिया यहाँ पे है। हम इसी वेव फंक्शन को अपना ट्रायल वेव फंक्शन ले लेंगे, बट इसमें जब मैंने ये ट्रायल वेव फंक्शन लिखा है, जब यहाँ पे ये वेव फंक्शन लिखा था, ट्रायल नहीं, जब ये लिखा था इसमें हमारे लिए z की वैल्यू फिक्स थी, कितनी, 2 न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अब हीलियम एटम को वेरिएशनल मेथड से सॉल्व करते हुए मैं ट्रायल वेव फंक्शन तो यही पिक करूँगा, बट इसमें मैं कहूँगा मेरा z फिक्स नहीं है। z को मैं एक दूसरे सिंबल z' से रिप्लेस कर देता हूँ। आइडिया ये है, ये z' एक पैरामीटर है। z' बेसिकली क्या मेज़र कर रहा है, z' ये बता रहा है कि z' की वैल्यू 2 नहीं है, z की वैल्यू तो 2 है, लेकिन हम z की जगह z' ले रहे हैं। z' की वैल्यू 2 नहीं होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का चार्ज देख रहा है, देखने का मतलब कितना उसके फोर्स को महसूस कर रहा है, वो +2 के करस्पॉन्डिंग नहीं है, वो उससे कुछ कम वैल्यू है। तो ट्रायल वेव फंक्शन लूँगा तो यही वाला एक्सप्रेशन मैंने रिपीट किया है, बट z की जगह z'। दो इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम के प्रोडक्ट्स, ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है उसी से मैंने अपना ट्रायल वेव फंक्शन बनाया। बस ये जो z है इसको रिप्लेस कर दिया z' से। फिलॉसफी क्या है, अगेन फिलॉसफी ये है, अगेन ओके, हीलियम एटम बेसिकली दो हाइड्रोजन एटम जैसा बहुत हद तक दिखता है, लेकिन वो जो रिपल्शन टर्म है उसका असर क्या होगा, उस रिपल्शन टर्म के असर को हम ऐसे सोच सकते हैं, वो रिपल्शन टर्म बेसिकली z की वैल्यू को चेंज करके किसी वैल्यू z' पे शिफ्ट कर रहा है। किसी वैल्यू कितने, वो वैल्यू हमें नहीं पता, तो उस वैल्यू को ही वो वैल्यू ही हमारी पैरामीटर होगी। z की वैल्यू किसी z' पे शिफ्ट हो रही है, लेकिन z' की वैल्यू हमें नहीं पता। इसको आप ऐसे सोचें, न्यूक्लियस का चार्ज +2 है, अगर शील्डिंग हाफ यूनिट नेगेटिव चार्ज के बराबर चार्ज की शील्डिंग होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नज़र आएगा वो 1.5 न्यूक्लियस का चार्ज +2 और शील्डिंग हो गई -1/2 0.5 के बराबर, तो इफेक्टिव चार्ज 1.5। इसी के बजाय अगर शील्डिंग केवल 0.1 नेगेटिव यूनिट्स के बराबर हो, तब जो न्यूक्लियर चार्ज नज़र आएगा 1.9। तो हमें ये शुरू में नहीं पता कितनी शील्डिंग हो रही है, तो हम उस आइडिया को लेकिन यहाँ ऐसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो वेव फंक्शन है जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं, ग्राउंड स्टेट का ट्रायल वेव फंक्शन, वो यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करो, यही वाला एक्सप्रेशन, दो इंडिपेंडेंट हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट बेसिकली, लेकिन z की जगह विद सम वैल्यू z' इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो z इज रिप्लेस बाय z' और z' की वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब ये एक वेरिएबल है, ये बेसिकली एक पैरामीटर है। ओके, दिस z' बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, किस हद तक न्यूक्लियस का चार्ज शील्ड हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन z' कैरी करेगा। माना आप सोचिए बाद में हमें पता लगता है अरे z' तो 2 के ही बराबर है, तो इसका मतलब बेसिकली शील्डिंग हो ही नहीं रही थी। ओके, तो z' की वैल्यू 2 से जितना डिफरेंट होगी वो बताएगा कितने हद तक शील्डिंग हो रही है। ओके, तो अब लेकिन मैथमेटिकली मुझे कुछ नहीं करना है, ट्रायल वेव फंक्शन मैंने किसी तरह से ऑब्टेन कर दिया। मैं यहाँ पे आपको वो रिपीट करूँगा, पीछे जब हमने मेथड डिस्क्राइब किया था हमने कहा था हम इंटेलिजेंट गेस करके ट्रायल वेव फंक्शन बनाना चाहेंगे। तो हमने अपने यहाँ पे इंटेलिजेंट गेस का मेथड क्या अप्लाई किया, हमने देखा हीलियम एटम जो है बेसिकली, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन एटम लाइक सिस्टम में है और ये एटम भी हाइड्रोजन एटम लाइक सिस्टम में है। तो स्टार्ट में तो हमने कहा हाँ वेव फंक्शन दो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के वेव फंक्शन का प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन फिर हमने ये भी देखा अरे नहीं, यहाँ एक इन दोनों के बीच रिपल्शन भी होगा। रिपल्शन को हमने कैसे यहाँ इनकॉर्पोरेट किया, हमने कहा z की वैल्यू z ना रह के सम वैल्यू z' हो जाएगी जो शील्डिंग के असर को कवर कर रही है। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसे हम शील्डिंग के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रायल वेव फंक्शन का जो गेस है, इस तरह से हमने इस पर अराइव किया। हमने आर्बिट्ररी नहीं लिया, हमने कुछ इंटेलिजेंट गेस करते हुए ये फॉर्म सपोज की है। ओके, दिस अब मेथड अप्लाई करना बहुत सिंपल है, मेथड एप्लीकेशन इज़ रियली वेरी सिंपल। Let me again repeat, z' is the effective value of nuclear charge as seen by any one electron। एक इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली न्यूक्लियस जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो z = 2 से कंट्रोल नहीं होगा, वो z' की वैल्यू से कंट्रोल होगा। z' अभी पता नहीं है बट कैलकुलेशन में वो भी निकल आएगा। अब वेरिएशनल मेथड अप्लाई करने का, दिस वो जो आपने ट्रायल वेव फंक्शन लिया है उसमें
हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ पे वेरिएशनल मेथड में एच की स्प्लिटिंग नहीं करते हैं कि एच नॉट प्लस एच डैश, ये पूरे सिस्टम का हैमिल्टोनियन ये है। वेरिएशनल मेथड में आप इसे दो अलग अलग पार्ट्स में नहीं देखेंगे, ये पूरा का पूरा हैमिल्टोनियन है। वेरिएशनल मेथड में पूरे हैमिल्टोनियन की, पूरा ही मतलब यहाँ तो ब्रेकिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इस हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप ट्रायल वाली स्टेट में कंप्यूट कीजिए। ये हैमिल्टोनियन, हीलियम का हैमिल्टोनियन ट्रायल स्टेट जो है उसमें ऑप्टेन, यहाँ पे लिखा भी है दिस इज़ कंप्लीट एच। अगर आप परटर्बेशन थ्योरी के टर्म में अभी भी सोच रहे हैं तो ये एच नॉट प्लस एच डैश मिला के पूरा है, ओके। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे वो है, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं पूरी नहीं करूँगा, ओके, आई विल लीव दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट ट्रायल वेव फंक्शन में तो हमने कहा हाँ हम z को z डैश से रिप्लेस कर चुके हैं, शील्डिंग हो चुकी है। पर ये जो हैमिल्टोनियन वाला टर्म है, ये हैमिल्टोनियन वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ था, ये है, इसमें z की जगह z डैश नहीं है। हैमिल्टोनियन तो सिस्टम का इतना ही है, ये काइनेटिक टर्म्स, एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का वो देख रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का वो देख रहा है पोटेंशियल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हमने अलग से ले रखा है, ओके। तो इनफैक्ट मतलब इस हैमिल्टोनियन में तो आप सीधे सीधे z की जगह 2 रख के काम कीजिए, ताकि कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि एक z है और एक z डैश है। हैमिल्टोनियन वाले पार्ट में z की जगह 2, और वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन वाले पार्ट में z की जगह z डैश, ओके दिस। तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, हैमिल्टोनियन में z की जगह 2 और ट्रायल वेव फंक्शन में z की जगह z डैश। दिस कैलकुलेशन इज स्लाइटली नॉन ट्रिवियल। अगेन इफेक्टिवली इसमें जो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, जो मैं आपको परटर्बेशन थ्योरी में मैंने आपको बताया, यहाँ आपको बेसिकली जो इंटीग्रल परफॉर्म करना पड़ता है वो एक परटर्बेशन हैमिल्टोनियन ई स्क्वायर ओवर r12 की एक्सपेक्टेशन इस वाली ग्राउंड स्टेट में। ऑलमोस्ट यहाँ भी वही कैलकुलेशन आती है। यहाँ 3 टर्म्स आएंगे यहाँ, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो है परटर्बेशन थ्योरी में आप केवल इस वाले पार्ट के साथ एक्सपेक्टेशन एवेल्युएट करते हैं, यहाँ इस पूरे के साथ एक्सपेक्टेशन एवेल्युएट कर रहे हैं। लेकिन इंटीग्रल जब को आप अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करें, बाकी पार्ट्स की कैलकुलेशन आसान होती है। दिस और दिस एक पार्ट में जाते हैं, दिस और दिस एक पार्ट में जाते हैं, वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम लाइक सिस्टम बनते हैं। जो टिपिकल पार्ट बनता है वो अगेन यही वाला बनता है। तो चाहे आप परटर्बेशन थ्योरी से इस कैलकुलेशन को करें या जो कि हम वेरिएशनल मेथड में इस कैलकुलेशन को कर रहे हैं, इसके बाद देयर इज सम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व, पर बेसिकली जो इंटीग्रल नॉन ट्रिवियल होता है वो सेम इंटीग्रल होता है, ओके। तो बट इधर वे आपने ये इंटीग्रल अगर कर लिया तो आपको पता लगेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एच इन दी ग्राउंड ट्रायल स्टेट। ये ग्राउंड ट्रायल स्टेट में एक्सपेक्टेशन जो है वो इस प्रकार की आती है, ट्वाइस z डैश स्क्वायर माइनस 4z डैश प्लस 5/8 z डैश इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ये एक्सपेक्टेशन आप देख सकते हैं z डैश का फंक्शन है। ट्रायल वेव फंक्शन में z डैश था, z डैश की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये फाइनल आंसर जो है इसमें z डैश बच रहा है। मतलब z डैश को अगर हम अपने मन से ही अगर अलग अलग वैल्यू देते, माना हम सोचते हैं अच्छा शील्डिंग जरा सी भी है, अच्छा z डैश की वैल्यू शायद 1.9 होगी, तब ये आंसर कुछ और बनता। हम सोचते शील्डिंग थोड़ा ज़्यादा है, 0.2 के बराबर है, मतलब z डैश की वैल्यू 1.8 है, तब ये आंसर अलग बनता। तो वेरिएशनल मेथड किस तरह से वर्क करता है? वेरिएशनल मेथड ने z डैश की अलग अलग वैल्यू को सीधे एक पैरामीटर में इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर वेरिएशनल मेथड ये कह रहा है एक्चुअल ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का जो एस्टिमेशन है वो आप ऐसे करेंगे, इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को जो कि इतना है ट्वाइस z डैश स्क्वायर माइनस 4z डैश प्लस 5/8 z डैश 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 में अगेन रिमाइंड करूँगा, इंटीग्रल जब आप करके लाएंगे उसमें आपको me4/2 क्रॉस स्क्वायर मिलेगा, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके। इस एक्सपेक्टेशन को z डैश के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज़ करो। ये z डैश का फंक्शन है, इसका जिस पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा, z डैश की जिस वैल्यू के लिए मिनिमम मिलेगा, उसी z डैश की वैल्यू को आप सही मानेंगे कि हाँ इफेक्टिवली इतने हद तक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड कर रहा था, ओके दिस। तो फंक्शन ऑफ z है, फाइंड द मिनिमम। ये जो क्वांटिटी है एक्सपेक्टेशन ऑफ h जो कि z डैश का फंक्शन है, इसका मिनिमम फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू z डैश की किस वैल्यू पे ये मिनिमम बनता है। तो इस अब की बार मैंने यहाँ एक्सपेक्टेशन को सिंपली ये लिखा है, ठीक है, इतना लिखने के बजाय इसको z डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एंड सेट इट इक्वल टू 0। मिनिमम या मैक्सिमम किसी भी फंक्शन का ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, तो यू ट्राई टू डू दिस, ओके। यहाँ इस और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन को 0 सेट करने में कोई रोल नहीं है, ये कॉन्स्टेंट्स की तरह है। डिफरेंशिएशन बेसिकली z डैश स्क्वायर का 2z डैश, यहाँ से -4 प्लस 5/8, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। z डैश की जिस वैल्यू पे हमें मिनिमम मिलेगी ये वैल्यू, वो ये है, इसको आप सॉल्व करें, यू गेट z डैश इक्वल टू 27/16। 27/16 को थोड़ा देर के लिए ऐसे देखें, वैसे आगे की कैलकुलेशन में मुझे केवल इस नंबर की ज़रूरत है, बट सी
2 माइनस 5/16, 16 टू 32, 32 माइनस 5 इज 27। जेड डैश इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जेड जो थी, जिसे हमने जेड डैश कहा था, वो 2 से कम होके, 2 में कितना कमी, 5/16। जो हम वो शील्डिंग की बात कर रहे थे कि कितनी शील्डिंग हो रही है, तो ये वेरिएशनल मेथड जिस तरह से मैंने अप्लाई किया है, ये मेथड मुझे ये बता रहा है इफेक्टिवली एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 5/16 टाइम्स द इलेक्ट्रॉन चार्ज को शील्ड कर देता है। तो ये शील्डिंग है 5/16। ये हमें शुरू में नहीं पता थी, शुरू में हमने उसको जेड डैश लिया, लेकिन जब ये शील्डिंग ठीक इस वैल्यू पे है तो ये एक्सपेक्टेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पे आती है। ओके दिस, तो जेड डैश की वैल्यू आपको मिल गई। तो आप देख सकते हैं z इक्वल टू 2 ना रह के जेड डैश कितना हो चुका है, 27/16। ये लगभग मैंने लास्ट में इवेलुएट कर रखा है, 27/16 इज ऑलमोस्ट 1.69। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का लगभग 0.31 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को शील्ड कर देता है। ओके दिस, अब काम कुछ भी नहीं है इसके बाद। जेड डैश की ये जो आपने वैल्यू निकाली, जिस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिला, जिसको मैंने जनरल थ्योरी में लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कहा होगा, जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन का मिनिमम मिला, किस फंक्शन का, एक्सपेक्टेशन इन द ट्रायल स्टेट का मिनिमम मिला, वो वैल्यू फिर यहाँ ट्रायल स्टेट में पुट कर दो। अच्छा, ये मिनिमम वाली वैल्यू है कितनी, इस पॉइंट पे मिनिमम तो है, पर ये मिनिमम वैल्यू है कितनी, वो कैसे पता लगेगी, जेड डैश की वैल्यू यहाँ रख दो। तो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ जेड डैश ओवर हियर, यू गेट समथिंग लाइक दिस। आप चीज़ों को मल्टीप्लाई वगैरह करें, यू गेट -77.456 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक्चुअल आंसर जो मैंने आपको पीछे ही बताया था वो है -78.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं ये इसके कितने क्लोज है। और ये हमने केवल एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करके किया। वेरिएशनल मेथड में आगे बढ़ने का ये एकमात्र तरीका नहीं है। अगर मैं पर्टर्बेशन थ्योरी से इस सिस्टम को सॉल्व कर रहा होता तो हर व्यक्ति शायद इसी तरीके से आगे बढ़ता। आपने हाइपोथेटिकल सिस्टम एग्जैक्टली सॉल्वेबल उसे सॉल्व किया और बाकी पार्ट को पर्टर्बेशन की तरह ट्रीट किया, और तब फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करें H-NN। लेकिन ट्रायल वेव फंक्शन बनाने के हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरे आर्गुमेंट भी दे सकता है कि हीलियम एटम का ट्रायल वेव फंक्शन इसे लेते हैं, ये आइडिया मुझे यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से इनपुट से मिल रहा है। तो अगर आप एक डिफरेंट ट्रायल वेव फंक्शन से स्टार्ट करें तो आपकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी। बट किसी भी केस में आपका आंसर एक्चुअल ग्राउंड स्टेट के आंसर से नीचे नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान होगा। वेरिएशनल प्रिंसिपल जिस पे बेस्ड है वो यही तो कहता है। यहाँ पे मैंने 3 एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं। -108 ये वाला एनर्जी लेवल इस सिस्टम के लिए था, इस वाले के लिए। लेकिन आप बोलेंगे अरे ये तो एक्चुअल एनर्जी से भी नीचे है, लेकिन ये वाला सिस्टम एक्चुअल सिस्टम थोड़ी है, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिस्टम की एनर्जी थी। इसका हीलियम एटम से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हीलियम एटम में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन टर्म को हटा दिया तब ये एनर्जी बनी। तो इसको वेरिएशनल प्रिंसिपल में आप वो नहीं कह सकते कि ये वेरिएशनल प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, ये तो अलग ही सिस्टम है। हाँ, वेरिएशनल प्रिंसिपल के लिए ये देखते हैं एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी -17.6 और हमारे मेथड से -77.456। हमारी एनर्जी जो कि एक्सपेक्टेशन है वो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट से एनर्जी से अभी भी क्या है, हायर ही है। ओके, तो आप दूसरी तरह से कोई ट्रायल वेव फंक्शन लेते, कहीं दूसरी जगह से आपको इनपुट मिलता कि ट्रायल वेव फंक्शन को ऐसा लेके अगर हम आगे बढ़ें, और हो सकता है उसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर होते, तभी भी आपका आंसर कभी भी -78.6 से नीचे नहीं जा सकता है। ये हैमिल्टोनियन जो है, ये पूरा हीलियम का जो हैमिल्टोनियन है, इसमें किसी भी आर्बिट्री स्टेट में जो एक्सपेक्टेशन है -78.6 से नीचे जा ही नहीं सकती है। तो प्रोवाइडेड आप अगर एक अच्छा गैस लें तो आप इस -78.6 के काफ़ी क्लोज पहुंच सकते हैं। क्लोज आप उसके अपर साइड से ही पहुंचेंगे, ठीक है, लोअर साइड से नहीं। आपका आंसर हमेशा -78.6 से थोड़ा ऊपर ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है। तो इस मेथड को हाँ कोई दूसरा आदमी और अच्छा डिफाइन कर सकता था, वो और अच्छा ट्रायल वेव फंक्शन ट्राई कर सकता था कि वो यहाँ शायद और कुछ पैरामीटर्स लेता, ट्रायल वेव फंक्शन ही दूसरा लेता, या इसी में और ज़्यादा पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करके आप वो कर सकते थे। ओके, बट इवन दिस हमने जो केवल एक बहुत सिंपल, अगर आप एस्टिमेशन देखें, हमने वेव फंक्शन का एस्टिमेशन बेसिकली किया कैसे, अच्छा 2 हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन का प्रोडक्ट, बस उसमें z की जगह z', यही तो किया। ये सिंपल सा जो मेथड है जिसमें केवल एक पैरामीटर लिया, उसने भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी का इतना अच्छा एस्टिमेशन मुझे दिया है। सो दिस इज़ हाउ द वेरिएशनल प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड इन वेरिएशनल मेथड इज़ अप्लाइड प्रैक्टिकली। ओके, दिस अगेन मैंने यहाँ पे लास्ट में वैल्यू लिखी है। इस कैलकुलेशन ने हमें बताया कि इस मॉडल में जो इफेक्टिव z की वैल्यू है वो 27/16 बन रही है, विच इज़ क्लोज टू 1.69। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिवली न्यूक्लियस का चार्ज देख रहा है वो देख रहा है 1.69 ई का, +1.69 ई का।
बाकी 0.31 यूनिट्स ऑफ चार्ज जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस का उतना उसके लिए शील्ड कर दिया है, ओके उतना चार्ज का उसके लिए एक तरह से उतने अट्रैक्टिव फोर्स का कैंसिलेशन कर दिया, इफ़ आई कैन से इट दैट वे। सो दिस इज़, बट ये आंसर आपको लास्ट में ऑब्टेन हुआ, ये शुरू में नहीं पता था, ओके तो हमने जुडिशियसली उस z डैश को पैरामीटर ट्रीट कर दिया कि z डैश जितनी शील्डिंग हो रही है वो पैरामीटर में चली जाएगी, और फिर हमने वेरिएशनल मेथड अप्लाई करके मिनिमम एनर्जी का एस्टिमेट भी निकाल लिया, और इसका भी हमें आइडिया लग गया कि किस हद तक शील्डिंग हो रही है, ओके सो with that I would like to end this lecture, okay there can be other problems via the variational method as well. I would suggest you to try those. For example आप हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को वेरिएशनल मेथड से ट्राई कर सकते हैं, इवन हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन, ये दोनों एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हार्मोनिक ऑसिलेटर या हाइड्रोजन एटम। लेकिन आप वेरिएशनल मेथड से सिंपल कुछ गेसेस करके बहुत रफ अगर वेव फंक्शंस भी लें, ओके केवल गॉसियन या कुछ इस तरह के वेव फंक्शंस भी आप सपोज करें, तभी भी आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। तो आई वुड लाइक यू टू एटलीस्ट लुक इनटू दीज एग्जांपल्स एज वेल, कि आप कैसे वेरिएशनल मेथड कुछ और सिस्टम्स में, कुछ और बहुत सिंपल सिस्टम्स में से हार्मोनिक ऑसिलेटर या हाइड्रोजन एटम में अप्लाई करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी का बहुत अच्छा एस्टिमेट आप प्राप्त कर सकते हैं। सो यू कैन लुक इनटू दोज प्रॉब्लम्स एज वेल। और जैसे मैंने यहाँ पे बेसिकली ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं की, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ ट्राई दिस। परटर्बेशन थ्योरी से हीलियम एटम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो टिपिकल पार्ट बनेगा ये इंटीग्रल E²/R12 की एक्सपेक्टेशन इन दिस स्टेट, ये थोड़ा टिपिकल इंटीग्रल बनेगा। बट वंस यू डू दिस इंटीग्रल, तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटीग्रल है, यहाँ से यहाँ के स्टेप्स जो हैं मैंने मिस कर रखे हैं, वो इंटीग्रल की ज़रूरत आपको यहाँ भी पड़ेगी। तो एक इंटीग्रल अगर आप करना सीख गए, तो चाहे परटर्बेशन थ्योरी से करें इस सिस्टम को सॉल्व, चाहे वेरिएशनल मेथड से, आप पूरे स्टेप्स उसके सप्लाई कर सकते हैं। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।